की खुशी उसके अंदर घर कर गई, एक ऐसी खुशी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब आंख खुली तो वो सिर्फ एक सपना था। उसने हंसकर सोचा कि हाँ, ऐसी खूबसूरत लड़कियां तो सिर्फ सपनों में ही आती हैं। हकीकत में तो जिनके रिश्ते आते हैं उनकी शक्लें ऐसी होती हैं कि देखकर ही पछताना पड़ता है। अदनान इतना बोलकर जोर से हंस पड़ा। उसे ये पता नहीं था कि ये सपना बस एक सपना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ऐसा जो उसके साथ साथ चला आया था और अब उसकी दिनचर्या का एक अनजाना हिस्सा बनने वाला था। लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आने वाला वक्त उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है, उसकी जिंदगी में कौन सा अनहोना मोड़ आने वाला है। कुछ दिनों बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब सिर्फ रिजल्ट कार्ड मिलना बाकी था। उस दिन वो सुबह जरा जल्दी तैयार होकर अपने दोस्तों आसिफ और जुबैर के साथ कॉलेज गया। सबके चेहरों पर खुशी और उम्मीद के निशान थे, जैसे कोई नई सुबह की किरण हो। कुछ को चिंता थी कि नंबर क्या आएंगे और कुछ सिर्फ इस इंतजार में थे कि अब कॉलेज खत्म होगा और नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अदनान भी उन्हीं विचारों में खोया हुआ था जब उन्हें रिजल्ट कार्ड दिए गए। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। उसने अपनी क्लास में टॉप किया था। उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाई। सब उसे बधाई दे रहे थे। कॉलेज के गेट से निकलते हुए सबने कहवे के साथ आइसक्रीम खाई और खूब हंसी मजाक किया। उसके बाद अदनान घर वापस आ गया। नहा धोकर जब कमरे में गया तो कुछ देर आराम करने का इरादा था। उसने बिस्तर पर बैठते हुए तकिया उठाया तो हैरानी से उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसके नीचे फिर से एक बहुत बड़ा सुर्ख और रसीला सेब पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर उसे पिछली रात याद आ गई, जब इसी तरह एक सेब उसके तकिए के नीचे से निकला था और उसने उसे बड़ी इच्छा से खाया था। लेकिन आज उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर, एक अनजाना खौफ उसके दिल में बैठ चुका था। सेब तो उसे हमेशा से पसंद थे, लेकिन आज दिल नहीं कर रहा था कि उसे खाए। उसने वो सेब एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार नजर उस सेब पर जाती और दिल में सैकड़ों संदेह जन्म लेते। आखिरकार न जाने क्यों उसने वो सेब उठाया और काटे बिना ही दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे मजबूर कर रही हो कि वो इसे बेकार न जाने दे। उसके हाथ सेब के रस से लथपथ हो गए, कमीज पर भी निशान पड़ गए, लेकिन उसे कुछ होश न था। उसने सेब खाया और तुरंत सो गया, जैसे कोई बेहोशी छा गई हो। जब सुबह उसकी आंख खुली तो माँ कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने उसे झंझोड़ कर कहा, अदनान, ये क्या बचपना है? रात को तुम चुपके से उठकर क्या खाते रहे हो? देखो, हाथ भी गंदे हैं और कमीज भी गंदी कर ली है। तुम्हें तो हमेशा सफाई का बड़ा शौक था, आजकल क्या हो गया है तुम्हें? अदनान हैरान था कि उन्होंने कैसे जाना। फिर उसने अपने हाथ और कमीज की तरफ देखा। वाकई निशान स्पष्ट थे, गहरे लाल रंग के, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने इतनी बेहोशी में सेब कैसे खाया। माँ जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, अदनान ने उनसे पूछा, अम्मा, आप मेरे तकिए के नीचे सेब क्यों रख देती हैं? इतनी ठंड है, मेरे चेहरे पर दाने निकल आए हैं। माँ ने चौंक कर कहा, बेटा, मैंने कब सेब रखा है? घर में तो सेब आए ही नहीं है, हम तो अभी गांव से लौटे हैं। अदनान ने कहा, अम्मा, आपने पहले भी तो रखा था। माँ ने कहा, मैं क्यों रखूंगी तुम्हारे तकिए के नीचे सेब? अगर तुम्हें सेब खाना होता तो फ्रिज से निकाल कर खा लेते। माँ की बात बिल्कुल सही थी, और अगर कभी उन्होंने रखा भी होता तो इनकार क्यों करती? ये बात अदनान को अंदर तक परेशान कर गई। फिर उसने अब्बा से पूछा, अब्बा, क्या आपने मेरे तकिए के नीचे सेब रखा था? अब्बा ने भी इनकार कर दिया और कहा, बेटा, मैं क्यों रखूंगा? ऐसे कोई काम करने का ना तो मेरे पास वक्त है और न कोई वजह। अदनान सोचने लगा कि घर में तो वो तीन ही है और कोई चौथा व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। फिर ये सेब कहाँ से आ रहा है? एक दिन ये संयोग हो सकता था, 2 दिन भी माना जा सकता था, लेकिन लगातार 3 रातों से तकिए के नीचे सेब मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। उसकी उलझन और भी बढ़ गई थी। अब तो डर भी लगने लगा था, एक अनजाना डर। अदनान ने दिल में ठाना कि अगर आज रात फिर सेब आया तो जरूर कोई न कोई बात है, कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो उसके साथ हो रहा है और उसे उसकी समझ नहीं आ रही है। अदनान सारा दिन इस सोच में डूबा रहा। उसका दिमाग चकरा रहा था। माँ कुछ पूछती तो वो बस हाँ या ना में जवाब देता था, जैसे उसका मन कहीं और हो। शाम हुई तो उसने अपने कमरे की खूब सफाई की, बिस्तर बदला, तकिए को झाड़ा, कंबल को तय किया और बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन सोना नहीं चाहता था, हरगिज नहीं, बल्कि जागता रहना चाहता था, ताकि देख सके कि वो सेब आखिर आता कहाँ से है। उसने अपनी घड़ी पर नजर रखी। रात के 12 बज चुके थे। फिर 1, फिर 2। काफी देर जागने के बावजूद उसे नींद आने लगी थी। आंखें भारी हो रही थी, पलकें बोझिल हो रही थी। दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी। ये अजीब कश्मकश थी। आखिरकार वो जागते जागते सो गया। जब रात गुजर चुकी और सुबह की अजान होने को थी तो उसकी आंख खुली। सबसे पहला ख्याल आया कि तकिया चेक करे। जैसे ही उसने तकिया उठाया, उसकी चीख निकल गई। तकिए के नीचे वाकई फिर एक सेब मौजूद था। इस बार वो सेब बाकी दोनों सेबों से ज्यादा बड़ा, ज्यादा सुर्ख और ज्यादा रसीला दिख रहा था। अदनान कांप गया। तुरंत उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया।
दिल बहुत तेज धड़क रहा था और दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसने बेतहाशा उठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की। दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन रात की वो दहशत अब भी उसके जहन में कायम थी। सुबह जब उसकी माँ ने उसे जगाया तो उसके चेहरे और हाथों पर पीले पीले निशान थे, जैसे सेब खाने से होते हैं। माँ ने फिर वही बात कही, ये क्या बचपना है, रात को तुम चुपके से उठकर क्या खाते हो और फिर मुंह हाथ साफ भी नहीं करते। तुम्हें तो हमेशा सफाई का बहुत शौक था, आजकल क्या हो गया है तुम्हें। अदनान भी हैरान होकर अपने हाथ देख रहा था। वाकई निशान मौजूद थे, साफ दिख रहे थे, लेकिन उसे याद ही नहीं था कि उसने कब उठकर सेब खाया था। उसने तो वो सेब कूड़ेदान में फेंक दिया था। वो तेजी से किचन गया और कूड़े का ढेर खंगाला। वहाँ सेब का छिलका था, मगर पूरा सेब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग घूम गया। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने इसे कब और कैसे खाया। ये सब कुछ जैसे उसके काबू से बाहर हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई और ताकत है जो उसके शरीर पर काबिज हो जाती है और उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। अब वो बहुत ज्यादा डरने लगा था। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये किसी और ही कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जिसका उसे अभी अंदाजा नहीं था। अदनान ने खुद से वादा किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं थी। उसके तकिए के नीचे हर रात सेब आना, फिर उसका उसे खा लेना और सुबह निशान होना, जबकि याद कुछ नहीं होना, ये सब उसे किसी अनदिखे खतरे की तरफ ले जा रहा था। उसे अब अपनी समझदारी से काम लेना था और इस पहेली को सुलझाना था, इससे पहले कि ये उसकी जिंदगी पर असर डालने लगे या उसे किसी ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां से वापसी मुमकिन न हो। रोजाना उसके तकिए के नीचे एक सेब रखा होता था और न चाहते हुए भी वो उसे खा लेता था, जैसे कोई हिप्नोटाइज कर देता हो। अब उसने अपने दिमाग के दिए जलाए और उसे ये बात समझ आ गई कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ है। उसे उस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए था, जरूर उसके साथ कुछ हो रहा था। उसने अपने सबसे गहरे दोस्त फैजान को ये बात बताई, जिसकी पेशी पाकिस्तान में थी और जिसके वालिद एक बड़े आलिम और मुफ्ती जनाब मुफ्ती इमामुद्दीन साहब थे। फैजान उसे अपने वालिद साहब के पास ले गया और अदनान ने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुफ्ती साहब ने सारी बात तसल्ली से एक एक लफ्ज को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में समझदारी और इल्म की चमक थी। फिर उन्होंने इत्मीनान से बोले, बेटा अदनान, मुझे समझ आ रही है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उस पेड़ पर जो भी ताकत रहती थी वो तुम्हारे साथ शहर आ गई है, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है और तुम्हें अपने काबू में करने के लिए तुम्हें वो चीज खिला रही है जिसे न चाहते हुए भी तुम खाने से इनकार नहीं कर सकते हो। वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लेगी और फिर तुम या तो पागल होकर इस दुनिया से चले जाओगे या फिर जो वो चाहती है वो हो जाएगा। अदनान बहुत ज्यादा डर गया, उसका रंग फक पड़ गया था। उसने कांपते हुए कहा, मुफ्ती साहब, मुझे हमेशा से शौक था कि मैं ऐसी चीजों से मिलूं, उन्हें महसूस करूं, लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ डर लग रहा है। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हें ना उस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए था ना। जिस चीज से मना करें उससे मना हो जाना चाहिए। बड़ों की बात में कोई ना कोई मसलहत होती है। अदनान ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा, एक ही काम कर सकते हो, उससे बात करने की कोशिश करो, पूछो उससे कि वो क्या चाहती है। अदनान ने कहा, जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी हिम्मत नहीं होगी। मुफ्ती साहब ने कहा, ऐसा तुम ही कर सकते हो, तुम नहीं करोगे तब तक यही होता रहेगा। अच्छा है कि तुम पूछ लो, फिर उसके जवाब के बारे में मुझे बताना, उसके जवाब से ही पता चलेगा कि वो क्या चाहती है। अदनान तो बहुत डर गया था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो आज रात ही बात करने की कोशिश करेगा। रात को उसने खुद को समझाया कि मैं तो वही हूं ना जो ऐसी चीजों से बिल्कुल नहीं डरता था। उस पेड़ के नीचे भी तो मैं ही गया था, फिर अब क्यों डर रहा हूँ? सिर्फ एक सवाल ही तो पूछना है कि वो चाहती क्या है। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि माहौल और भी रहस्यमयी हो जाए। अपने बिस्तर पर बैठ गया, तकिया सामने रखा और उस सेब को ध्यान से देखने लगा जो हमेशा की तरह तकिए के नीचे से निकला था। वो वैसा ही ताज़ा और खुशबूदार था जैसे फ्रिज से निकाला हो, जैसे अभी अभी पेड़ से उतारा हो। अदनान ने उसे हाथ में उठाया और दिल ही दिल में पूरी हिम्मत बटोर कर कहा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? अचानक उसके आसपास हवा का एक जोरदार झोंका सा महसूस हुआ, जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ हो, कोई अदृश्य मौजूदगी। और फिर एकदम से कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, वही सेब की खुशबू, लेकिन इस बार कुछ और भी था, कुछ अलग सा, कुछ ऐसा जो बयान करना मुश्किल था, जैसे किसी पुराने फूलों का बाग हो या कस्तूरी की खुशबू। अदनान सहम गया, दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर थोड़ी और जोर से कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे और उनमें एक अजीब सी जिद थी।
अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो, उसकी सांसों को महसूस कर सकता हो। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और दिल ही दिल में कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, एक बहुत ही नाजुक और ठंडी उंगली का एहसास, जैसे बर्फीली हवा का झोंका छू जाए। जैसे ही उसने धड़कते दिल से सवाल किया, कौन हो तुम? अचानक उसका फोन जोर से बज उठा। अदनान चौंक गया। उसने तुरंत उठाया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, अनजान नंबर था। पहले तो वो हिचकिचाया, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर हिम्मत करके फोन कान से लगाया और हेलो कहा। मगर दूसरी तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद एक धीमी सी आवाज आई, जिसमें अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो या हवा में घुल रही हो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चली आई, क्योंकि तुमसे दूर नहीं रहना चाहती थी। अदनान चौंक कर इधर उधर देखने लगा और दिल ही दिल में कांपने लगा। यह आवाज किसी जानी पहचानी दुनिया की नहीं थी। उसने हिम्मत करके कुछ बोलने की कोशिश की, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। वो संवरती हुई आवाज फिर आई, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी मौजूदगी से डर लगता है तो मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं दूंगी। मेरी रूह तुम्हारे आसपास होगी, मगर तुम्हें महसूस नहीं होगी। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम्हारी हिफाजत करना चाहती हूँ, और अगर तुम कहो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अदनान का दिमाग सुन्न हो रहा था। उसका शरीर जैसे बर्फ हो गया हो। कोई इंसान ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है जो वो दिल में सोच रहा था? जैसे उसके ख्यालों को आवाज दी जा रही हो, उसके दिमाग में चल रही हर बात को पढ़ा जा रहा हो। वो समझ गया था कि ये वही वजूद है जिससे उसने सवाल किया था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सुकून भी उतर रहा था, जैसे कोई अनजाने रिश्ते जैसा एहसास उसे घेर रहा हो, एक मीठी सी ठंडक। दूसरी तरफ से आवाज फिर उभरी, मैं कोई शैतानी ताकत नहीं हूँ, मैं जिनजादी हूँ, नेक जिन्नों की दुनिया से। मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे बात करूं। तुम वो लड़का हो जिसने पेड़ के नीचे आने से डर महसूस नहीं किया। तुमने सवाल किया तो मैं जवाब देने से बाज न रह सकी, क्योंकि तुम्हारी आवाज में सच्चाई और हिम्मत है। मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाने पीने की कोई न कोई चीज रख दिया करूंगी। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खा लेना, न चाहे तो मत खाना। मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और मैं तुम्हें दूर से ही देख सकूं। अगर तुम मेरी मौजूदगी से बेचैनी महसूस करते हो तो मैं खुद को तुमसे इतना दूर कर लूंगी कि तुम्हें मेरी हवा भी महसूस न हो। अदनान ने दिल में कई सवाल लिए, मगर जबान से एक लफ्ज भी न निकला। सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि उसने उसे देखा नहीं था, मगर जैसे उसे उसका दिल पढ़ने की ताकत हो। इतना कहकर वो खामोश हो गई और फोन बंद हो गया। अदनान ने फोन को धीरे से बेड के एक कोने पर रख दिया और अपने दिल की धड़कनों को सुनने लगा। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी, जैसे अभी अभी कोई मैराथन दौड़ कर आया हो। वो चुपचाप बेड से उठा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया।